सर दुनिया भर में आप ट्रैवल करते हैं, आप हमारे पास भी आते थे, लेकिन कभी फ़ील नहीं हुआ कि आपको हार्ट का कोई इशू है? लेकिन रिसेंटली हमने देखा कि हार्ट प्रॉब्लम की वजह से स्टेंट आपका डला। तो ये हुआ क्या अचानक और अब कैसी तबीयत है? अली वाकई में दुनिया का ट्रैवल करता रहा। मैं स्पोर्ट्स की, मैं नेशनल खेला बैडमिंटन, मैं भावलपुर डिवीजन खेला, क्रिकेट बहुत खेली अपनी स्टूडेंट लाइफ में। और फिर ख़ास तौर पे जब मैं पुलिस में आया तो आप यकीन जाने कि मैं अपने जवानों के साथ जब मैं गश्त में निकलता था तो सरकारी गाड़ी के साथ भागता था कि सरकारी गाड़ी पीछे आ रही है और उसके बाद मैं साथ भागता, वॉक करता और भागता। और मेरे जो गनमैन थे, जवान होते थे, वो भी साथ भागते थे। इसी तरह अगर किसी दोस्त जो मेरे एसएचओज़ थे उस वक्त मेरी कोर्ट सब्जल पोस्टिंग थी, भोंग में मियाँ मकबूल होते थे। तो उन्हें मिलने जाना है तो वहाँ हमने जाके, वो लगारी साहबान का घर है जहाँ से, वहाँ से थाना भोंग जो है वो 5 किलोमीटर बनता है। तो मैंने वहीं से भागना शुरू कर देना और गाड़ी पीछे आ रही है, ट्रैक सूट होना, जॉगर्स होना। फिर इसी तरह मैं जब कहीं मेरी पोस्टिंग होनी 2014 तक, मेरा किट आज भी मेरे पास मौजूद है। मेरे जिसमें गेम के जॉगर्स हैं, बूट हैं मेरे। फिर इसी तरह मेरे दो बहुत कीमती रैकेट्स हैं बैडमिंटन के। मेरी किट जो है, शर्ट है, निकर है, वो मैंने फिर जाते ही अपने जो गनमैन है या स्टाफ है उसको कहना, यार क्लब ढूंढो यहाँ बैडमिंटन का। तो फिर मैंने क्लब में जाके गेम करनी। 16 के बाद फिर मैं थोड़ा स्लो हो गया और फिर 18 में मैं रिटायर हुआ तो उस वक्त गेम तकरीबन ख़त्म हो गई थी। मैं वेट गेन करना शुरू हो गया, यानी जो मेरा वेट बड़ा आइडियल होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता वेट भी निकल आया। और मैं इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी यूनिफॉर्म मुझे अच्छी लगती थी। अब रिटायरमेंट के बाद ख़ास तौर पे मुझे जब कोरोना होता है तो उसमें स्टेरॉइड्स जो हैं वो लिए गए, उससे मेरा वेट ज़्यादा बढ़ गया। और फिर परवाह नहीं की, बैठने का काम शुरू हो गया, सोशल मीडिया पे आ गए, कोई एक्टिविटी नहीं थी इतनी। तो 2023 में मुझे छोटी सी प्रॉब्लम हुई तो फिर मैंने अपना एंजियोग्राफी कराया तो उसमें मेरी 70% राइट वाली जो ब्लॉकेज थी और 30% लेफ़्ट वाली थी। तो मुझे डॉक्टर साहब ने कहा, एक डॉक्टर हैं डॉक्टर बंदेशा ने बेसिकली मेरा किया था 23 में, 2023 में। तो बाद में प्रॉब्लम उसी तरह होती रही। लेकिन उस टाइम पर स्टंट नहीं डलवाया? स्टंट नहीं डाला उन्होंने। मैं जहाँ वो मैं करूँगा कि उस वक्त ये भी नहीं था कि डॉक्टर साहब ने पैसे कमाने के लिए वो करना था। हमारे ज़हन में ये भी बहुत से ख़्याल आते हैं कि डॉक्टर जो हैं वो पैसों के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन सारे डॉक्टर ऐसे नहीं करते। ये भी इस दफ़ा मुझे ख़्याल आइडिया हो गया। तो फिर वो होता कुछ यूँ है कि जी, बंदेशा साहब ने मेरी एंजियो कराई, हालांकि उस वक्त फ्री थी। इमरान खान के दौर में आपको पता है सेहत कार्ड की वजह से फ्री थी, और उन्होंने स्टंट डालना होता तो फ्री डाल देते। मींस उन्हें तो पैसे डॉक्टर साहबान को सरकारी तौर पे इंश्योरेंस की तरफ से मिल रहे थे, लेकिन डॉक्टर बंदेशा ने नहीं किया। फारूक हॉस्पिटल में मेरा वो हुआ था एंजियो। फिर मैंने जब तकलीफ़ थोड़ी और हुई तो डॉक्टर यहाँ नुमान नसीर हैं, मैं उनकी बेतहाशा इज़्ज़त करता हूँ, यकीन जाने फ़रिश्ता सिर्फ इंसान है वो। तो उनको मैंने दिखाया 2023 में, लेकिन मेरे ज़हन में वही ख़्याल जो आज पुलिस वालों सोचते हैं या आम इंसान भी सोचते हैं कि यार डॉक्टर हमें लूटने के लिए बैठा हुआ है। डॉक्टर नुमान नसीर साहब ने मुझे कहा कि खान साहब आप स्टंट डलवा लें, ये 70% है तो इस पे स्टंट डल जाएगा। तो मैंने इधर उधर से पता किया, 2.5 लाख रुपए में, क्योंकि वो नहीं करते थे ये इमरान खान वाला। तो उन्होंने कितना मुझे ख़र्चा बताया, तो मेरे ज़हन में वही खदशात जैसे मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि यार ये पैसों के लिए करते हैं डॉक्टर, और ये जो है हमें मुझे जब मुझे ज़रूरत नहीं है स्टंट की। फिर अभी 26 में मुझे तकलीफ़ थोड़ी ज़्यादा होनी शुरू हुई, वॉक करने में मुश्किल होती थी। मैं यूके गया, वहाँ भी चलता रहा, लेकिन होता कुछ यूँ था कि अब चलते हुए मुझे थकावट होती थी, पसीना बहुत आता था, सांस फूलना शुरू हो गया था। तो इस बार कितनी ब्लॉकेज थी? तो इस बार जब मैंने, अब क्यों नवाज नसीर साहब चेक करते रहे, लेकिन उन्होंने कई टेस्ट मुझे लिख के दिए, वो टेस्ट भी मैंने नहीं कराए। ये नालायकी होती है हमारी कि हम टेस्ट वेस्ट नहीं कराते, कराने चाहिए ताकि आपको अंदाज़ा हो दिल का मामला है ये। तो इस दफ़ा जब मैं दुबई था, 30 तारीख को मैं दुबई गया, आपको पता है, और 6 को मेरी वापसी थी। वहीं माल में फिर मुझे स्ट्रेस फील हुआ सीने पे, और मैंने वहाँ, बेटे साथ थे तो इतना फील नहीं हुआ, लेकिन रात को एयरपोर्ट पे फिर मुझे हुआ, फिर मुल्तान एयरपोर्ट पे मुझे हुआ इसी तरह। तो फिर मैंने डॉक्टर नुमान नसीर साहब को दिखाया बहरिया हॉस्पिटल में। तो उन्होंने कहा हम इसको एंजियोग्राफी के लिए चेक करेंगे। अब वो जो बाकी टेस्ट थे, इको इको भी किया, इको भी सही, ईसीजी भी सही।
तो उन्होंने कहा जी इस तरह पता नहीं चलेगा। तो फिर उन्होंने सोमवार का मुझे 18 तारीख का टाइम दिया, लेकिन 13 को जब मैं सुबह सुबह सोया हुआ था तो 3 बजे फिर मुझे सीने पे तकलीफ़ महसूस हुई। और मैंने कहा अब सोए हुए तो नहीं होनी चाहिए, एंजाइना तो चलते हुए होता है, क्योंकि मेरे वालिद साहब को भी था, तो हम देखते थे बचपन में। तो फिर जब मैं आके बैठा नाश्ता किया तो फिर तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। तो हमने रश किया फिर जी बहरिया, और डॉक्टर साहब ने फिर मेरा 14 तारीख को स्टंट डाल दिया, एक स्टंट, क्योंकि 90% वो जो 70% थी वो अब वो 90 90%। हो गई, और जो 30% थी वो लेफ़्ट वाली 70% हो गई। अभी उन्होंने लेफ़्ट वाला नहीं डाला और उन्होंने कहा जी हम इसको देखेंगे, और उसके बाद तो इस तरह अल्लाह ने मेहरबानी की थी, जान बच गई। मेरी तमाम आपके जो व्यूअर्स हैं और तमाम पूरे पाकिस्तान को पूरे जो हैं लोग देखते हैं, यही गुजारिश है कि आप वैलेंटाइन अपना इलाज ज़रूर कराएं, और ख़ास तौर पे जो दिल के मामलात हैं, आजकल आपको पता है कि ना दूध खालिस, ना घी खालिस, ना सब्ज़ी खालिस, ना लाइफस्टाइल ना अच्छा। लाइफस्टाइल अच्छी, ना ही वो वाक है, ना बाकी चीज़ें हैं। तो फिर इस तरह जंक फूड बेतहाशा हो गया, बर्गर्स हमने खाने शुरू कर दिए। मैं भी बीफ बर्गर खा लेता था, तो नहीं खानी चाहिए। डॉक्टर जिन चीज़ों से मना करते हैं वो आपके दुश्मन नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ख्याल ख़ास तौर पे जो हमारे ज़हनों में है कि डॉक्टर सिर्फ पैसे के लिए सब कुछ करता है, ऐसा नहीं है, तमाम ऐसे नहीं हैं। छोटे लेवल पे मैं नहीं कह सकता, हो सकता है कि बुरे लोग भी हों, लेकिन आई रियली अप्रिशिएट डॉक्टर नुमान नसीर और उसकी टीम, ख़ास तौर पे उसमें डॉक्टर नूर एक खातून थी, बच्ची वो, फिर डॉक्टर सुहेल हैं उनके, फिर उनका जो स्टाफ है बहरिया का, उसमें जोसेफ है, फरहान जोसेफ लड़का, बड़ा केयरिंग बच्चा जो नर्सिंग में है, और उनकी पूरी नर्सिंग टीम, फिर एक अली था, वो मुझे आज भी याद है जिस तरह उन्होंने मेरी खिदमत की, और 3 दिन जो मैंने वहाँ गुजारे, तो मुझे लगता था कि यार ये फरिश्ते हैं, जो जितनी मेहनत और मोहब्बत से वो लोग सब कर रहे थे। और सरकारी हॉस्पिटल्स में नहीं होगा ऐसा, क्योंकि वहाँ कुछ और है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डेफिनेटली वो पे उन्हें किया जाता है, तो वो कर रहे होते हैं। यहाँ हम अगर इसको भी डिस्कस कर लें कि जी हमारे मुल्क में जो हमारे जो बुनियादी हकूक़ हैं दो, तालीम और सेहत, उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। ऐसे ही है हॉस्पिटल्स का जो हाल है, नहीं, बहुत मेडिसिन बहुत वगैरह बुरा नहीं हाल है। मिलती। और मैं एक और भी, मेरे पास कल वीडियोस आई हैं कि भावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में जहाँ डायलिसिस होते हैं, वहाँ मरीज़ खुद वो पानी के ड्रम उठा के फिर रहे हैं, और कोई ना वहाँ डॉक्टर है ना डिस्पेंसर है। वो वीडियोस आई हैं, यकीन जाने मैं हैरान हो गया, यार ये क्या हो रहा है। अब पुलिस के अंदर जो जवान आते हैं वो फिटनेस की बुनियाद पर आते हैं, लेकिन पुलिस वालों को देखकर कहीं ये नहीं लगता दूर दूर से कि उनका कोई फिटनेस से ताल्लुक है। जिस तरह के वो मोटे हो अली जाते हैं। जब देखे ना, आपने बना दिया एक पुलिस में भर्ती के लिए कि जी आपका कद 5 फुट 7 इंच होना चाहिए, छाती का फैलाव आपका 1.5 इंच होना चाहिए, 33 साढ़े 34 आप छाती लेते हैं, फिर आप उन्हें 1 किलोमीटर दौड़ाते हैं, 10 मिनट में 1 किलोमीटर करना होता है, हद है ये। और बड़े लोग नहीं कर सकते, कुछ कर जाते हैं, फिर आप उन्हें सेलेक्ट करते हैं। फिर इसी तरह ट्रेनिंग में आप सब कुछ कर रहे होते हैं, आप परेड कर रहे हैं, 1.5 घंटा सुबह परेड है, फटीक है, पीटी है, बाकी चीज़ें हैं। लेकिन जब जो ही आप डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, ये सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। होना तो ये चाहिए ना कि फ़िटनेस के लिए इनको, इनका जो हर 6 महीने बाद या साल बाद इनका 3 महीने का कोर्स होना चाहिए। ये 3 महीने रिफ़्रेशर करें ना, जाके फ़िटनेस रिफ़्रेशर करें। इन्हें फिर बताया जाए कि यार आपने ये खाना है, ये नहीं खाना। अब कढ़ाई सामने टिका के खा रहे हैं, जो चीज़ सामने आई खाई जा रहे हैं। 8-8 घंटे खाना नहीं मिला, उसके बाद मिला तो फिर भूखे टूट पड़े। टूट पड़े, फिर खा गए। और मुफ्त का माल, फिर मुफ्त की चीज़ें मिलती हैं तो वो समझते हैं कि मेरा आखिरी खाना है। तो उसकी वजह से फिर ऐसा होता है। अब जब मेरी बात हो रही थी यहाँ हॉस्पिटल में, तो एक डॉक्टर साहब से भी मेरी गपशप हुई। उन्होंने कहा जी हमें बुलाया गया था, ये जो है पुलिस लाइन में, किला गुजर सिंह या जो भी यहाँ की पुलिस लाइन है, कि इनका चेक, इनके टेस्ट किए जाएं जी। और उस पे जब हमने हेपेटाइटिस का और HIV का टेस्ट किया तो मोस्टली बंदे पॉजिटिव थे। वो कि उन्होंने कहा जी 80% लोगों को तो हेपेटाइटिस था, फिर ब्लड प्रेशर शुगर तो सबको था। तो आप बताएं कि जहाँ ब्लड प्रेशर शुगर और उनकी नसीहत का ख्याल, ना ही पुलिस का कोई अस्पताल, रेंजर्स वालों ने अपना हॉस्पिटल बनाया हुआ है, आर्मी का आप देखें हॉस्पिटल है, CMH। CMH है, कमाल उनकी वहाँ होती है। यहाँ तो पुलिस एक हॉस्पिटल है जहाँ आपको डॉक्टर नहीं मिलता, और वो दर बदर हो रहे होते हैं पुलिस वाले, बेचारे अपना इलाज खुद कर रहे होते हैं।
और वो जो वेलफेयर फंड में से भी आपको थोड़ा अब, और मैंने पता किया तो वेलफेयर फंड से 1 लाख रुपया है जी स्टंट डलवाने का, और बाईपास का सिर्फ 2 लाख है जो वेलफेयर फंड से दिया जाता है। वो भी बड़ी मुश्किल से, पहले आप करवा लेंगे फिर आपको मिलेगा। और असल में लगते कितने हैं? असल में आप देखें ना जी, प्राइवेट हॉस्पिटल में 6-7 लाख से कम तो नहीं लगते। मतलब 5-6 लाख जो है अपने से डालने हैं। तो बाकी कहाँ से डालें? ये तो मैं एक स्टंट की बात कर रहा हूँ जिसमें 1 लाख मिल रहा है। फिर कैंसर का 2 लाख है। अब कौन सा ऐसा कैंसर है जिसका 2 लाख इलाज होता है? अब जब आप जाते हैं खैराती हॉस्पिटल में, आप शौकत खानम या बाकी जाएंगे, तो उन्होंने कहना जी आप तो मुलाजमत करते हैं, आपकी तो चलें 4 एकड़ ज़मीन भी है, हम तो नहीं करते फ्री इलाज आपका। तो ये जब तक पूरा इनका 8 घंटे ड्यूटी नहीं की जाएगी, इनको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं दी जाएंगी, इनका सालाना चेकअप नहीं किया जाएगा, इनके टेस्ट किए जाने चाहिए हर साल, तो कोई नहीं करता, कोई ऐसा निज़ाम है ही नहीं। और कहा जाता है बस ये कोई शायद लोहे के बने हुए लोग हैं जो काम करते हैं, और उस पे फिर आप देखें ना, अगर पुलिस वाला कहीं मर भी जाए तो वो कहते हैं जी अच्छा हुआ मर गया। वो नफ़रत जो पुलिस लोगों के ज़हन में है, जो हमने पैदा लेकिन कर पुलिस दी। वाले जुल्म भी तो करते हैं ना, नहीं, उसी जुल्म वजह तो से एक बन गए देखें, थे। जुल्म करवाए भी तो जाते हैं ना, जुल्म खुद तो नहीं कर रहे होते। दो तरह के जुल्म है ना जी, एक तो जुल्म खुद कर रहा है इंसान, तो पुलिस वाला खुद कर रहा है, और दूसरा उससे करवाया जा रहा है। अफसर ने कहा है जी आपने घरों में घुस जाना है, सामान ज़रूर ज़रूर उठाने हैं। अभी आपके सामने आपने देखा जो एक सियासी जमात के साथ हुआ। अब बड़े लोग कहते हैं जी कि आप सियासी बातें करते हैं, तो ये सियासी बातें तो नहीं है। ये चीज़ें हमने तो पूरी सर्विस में नहीं देखी। मैंने तो नहीं देखा कि हम किसी घर में गए और रेड किया और हमने सामान उठा लिया हो, किसी की गाड़ी ले आए हो वापस ना की हो। मोबाइल फ़ोन तो पुलिस वाला वापस करता ही नहीं, कसम उठाई हुई है। ये अभी आबिद बॉक्सर का केस हुआ था ना, हाँ, आपने देखे है, सामान उठा लिया, वो अदालत के जरिए वापस हुए। ये वापस हुआ। फिर आप देखें कि एफआईए है, बाकी इदारे हैं, मोबाइल फ़ोन तो पहले ले लेते हैं वो, और जो मोबाइल फ़ोन आपसे ले लिया गया उसकी वापसी की उम्मीद बहुत मुश्किल है। और कई दफ़ा हमने ऐसे मोबाइल फ़ोन जो डकैती के थे, चोरी के बरामद हुए, जब ट्रैक किए तो वो सीनियर अफसरान के घर में चल रहे थे, आईफ़ोन ख़ास तौर पे। और एक मोबाइल फ़ोन का स्कैंडल था ये जब 2019-20 में, तो वो उन दिनों कंबोज साहब थे हमारे एसपी सीआईए, बड़े से दोस्त हैं, भाई हैं। तो वो जब ट्रेस किए गए तो वो जो मोबाइल बरामद हुए थे, कई हमारे सीनियर्स डीएजी रैंक के बंदों के घर वो मोबाइल फ़ोन चल रहे थे, उनके अजीज़ों के पास चल रहे थे। तो ये तो यहाँ हाल है कि जी लूट मार का माल है। और वो पुलिस से नफ़रत जो है वो इसीलिए लोगों को है ना कि जी आप हर वक्त उनके सामने खड़े हुए हैं, हर वक्त आप उनसे अच्छाई या बुराई आपसे कराई जाती है। सड़क पे वही पुलिस वाला आपको रोक रहा है, नाका उसी ने लगाया हुआ है, आपको तंग कर रहा है, पैसों के लिए तंग कर रहा है। तो ये तो एक सिस्टम हो जाए। अब दुबई में और बाकी मुल्कों में पुलिस नज़र नहीं आती यार, हर चीज़ वो कैमरों से देख रहे होते हैं। और जब तक ये कैमरों का सिस्टम नहीं आएगा, हम खुद भी ठीक नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात है कि हम खुद भी ठीक नहीं हैं। पूरी दुनिया में अगर इशारा कोई रात को कोई नहीं खड़ा हुआ, वो इशारा नहीं तोड़ेगा, हम तोड़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम जानबूझ के वायलेशन करते हैं। हमें मज़ा आता है शायद, कानून तोड़ने में हम पाकिस्तानियों को बहुत मज़ा आता है।